नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई। अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहला है जो 1 जुलाई को अपन डिजिटल इंडिया के अंदर जो 1 जुलाई है उसके अंदर क्या हो गया कि 10 साल पूरे हो गए डिजिटल इंडिया को, है ना। उसी के संदर्भ में जन आंदोलन की एक बहुत बड़े सपना। तो जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी अगर पब्लिक पार्टिसिप योगदान देते हैं तो उसको जन आंदोलन में भूमिका होती है कि वो सक्षम होता है और काफ़ी हद तक उसकी उपलब्धियाँ होती है। इसी संदर्भ में इसको जन आंदोलन कहा जाता है। दूसरा अपन टॉपिक शुरू किया गया सब्जेक्ट में, छोटे सब्जेक्ट जो प्रबंधन को फर्स्ट पेपर में आता है, जिसका मकसद कि अपने छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो शब्द आते हैं उनको याद करेंगे और पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और विपणन मिश्रण के आज इस टॉपिक की बात करें। कल इसकी परिभाषा पढ़ ली थी और एक विशेषता पढ़ ली थी। तो आज एक 4PS के बारे में समझना। और ये डिजिटल इंडिया जो टॉपिक हैं ये अपना सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है, साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो उसी के संदर्भ में और फोर्थ पेपर ऐसे के अंदर कभी आए तो उस तरह में लिखा जाता है। क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा के देखो राजस्थान के संदर्भ बिल्कुल ऐसे पूछ गए, जबकि मैंने वो PDF बना के एक ही पेज पे शानदार तरीके से एक और पेज अगले दिन दिया था, ताकि दोनों अगर पढ़ के जाते तो आप ऐसे बहुत शानदार भूमिका में लिख के आते। भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी का मैंने समावेश, जो पूछा गया था वो उठा के आपको पूछना था। अपन चलते हैं कि भाई ये डिजिटल इंडिया होती क्या है। सबसे पहले डिजिटल इंडिया क्या होता है? देखो, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है पता है? इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड है। जैसे आप में से कोई रमेश नाम का आदमी है और ये गांव में रहता है। इसके पास मोबाइल आया, पहले मोबाइल के साथ उसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद ये अपनी सेवाओं के संपर्क में आया, मतलब कोई भी योजना संपर्क में आया, लाभ ले रहा है। जैसे मान लो ई-नैम मंडी है, पहले वो अपने मंडी में धान लेके जाते थे। अब वो किसान आदमी क्या कर दिया, रमेश नाम का आदमी ने, कि अभी वो मोबाइल पे अपना मूल्य और प्राइस की बात करता है और जानकारी जुटाता है। तो ये क्या है? ये डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया में समावेशी लोग, इंक्लूशन, तो जन आंदोलन की सफलता की बात करता है। तो ये कहता है कि जन आंदोलन मतलब प्रत्येक लोग को जोड़ा है, इसने प्रत्येक लोगों को जोड़ा, तभी ये जन आंदोलन होता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पहले की तुलना में सड़कों पे कचरा बहुत ही कम देखने को मिलता है। पहले की तुलना में ट्रेनों में साफ सफाई ज़्यादा देखने को मिलती है। पहलों की तुलना में हॉस्पिटलों में सफाई देखने को मिलती है, नगर पालिका भी अच्छे स्वस्थ हैं, रेलवे स्टेशन सफाई। तो ये क्या है? ये एक डिजिटल इंडिया की पहल है। कैसे? कि जन आंदोलन की वजह से, जन आंदोलन ने ही डिजिटल इंडिया को संपर्क में लाया। ठीक वैसे स्वच्छ भारत मिशन ने अधिक से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तब वो एक जन आंदोलन हुआ। तो मैंने आपको ये समझाया एग्जाम्पल के साथ कि डिजिटल इंडिया में जन आंदोलन की भूमिका का मतलब ये होता है कि आप, मैं और सारे लोगों ने मिलके इसको इंक्लूसिव समावेश, गांव तक लोगों की पहचान बनाई है, जिसकी न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही थी, कमज़ोर वर्ग की, उसकी आवाज़ उठाई। ये क्या है? डिजिटल इंडिया। किसके माध्यम से? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अगर कोर एरिया की बात कर जाए, डिजिटल इंडिया की कोर एरिया की बात की जाए, तो कोर एरिया में सिर्फ मुख्य स्तंभ जैसे डिजिटल अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, डिजिटल की जो पहचान है, डिजिटल लॉकर, ई हॉस्पिटल जैसी पहचान बनाना। तीसरा, डिजिटल सशक्तिकरण, मतलब साक्षरता को बढ़ावा दिया है ना। उसी के संदर्भ में ये बात की जाती है। तो अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया को 10 साल पूरे हो गए। ये 1 जुलाई 2015 को आसपास आई थी। कब आया था? 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2015 के आसपास शुरू हुई थी और 1 जुलाई 2025 को ये कह रहा है कि 10 साल पूरे हो गए। इस 10 साल में क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई अपन वो पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक पढ़ेंगे। अपन अभी उपलब्धियाँ पढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया केवल योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन। मैंने आपको बताया स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल देके। तो ये क्या है? पार्टनरशिप होता है, केबल नहीं है। ये कोई केबल नहीं है, कोई वायर नहीं है कि एक वायर जोड़ दिया, डिजिटल इंडिया वाईफाई पहुंच गया और आपने बस यूज़ कर लिया, मनोरंजन रील देख रहे। नहीं, आपने उसके माध्यम जीवन बनाया है। आप उन लोगों को तो आवाज़ पहचानी है जो आपकी नहीं सुन रहे थे, है ना। 10 वर्षों में अगर बात की जाए तो 140 करोड़ लोग डिजिटल की पहचान बनाई है। किसके माध्यम से? आधार की जो पहचान बनाई है वो क्या है? 10 वर्षों में 140 करोड़ लोगों ने डिजिटल इंडिया पे पहचान बनाई है। दूसरा, अगर उपलब्धि की बात की जाए, UPI पेमेंट की बात की जाए, प्रतिदिन 14 करोड़ लेन देन करते हैं।
ये आपको फैक्ट याद रखना है। एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का अगर उपलब्धि के बारे में पूछ जाए या 10 नंबर के बारे में पूछ दे तो आपको ये लिखना है। प्रतिदिन 14 करोड़ लेन देन की बात करता है, पेमेंट करते हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं, आप दूध लेने जाते हैं, कोई भी करते हैं, तो ऐसे करके एक एक करके बंदे को पर डे 14 करोड़ लोग लेन देन करते हैं। कुल मूल्य प्रतिदिन के हिसाब से ही बात कर रहे हैं 19.64 लाख करोड़ तक का पहुँचता है। डिजिटल लॉकर की बात की जाए, डिजिटल लॉकर मतलब आपको पता है ना, जो अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं। ई संजीवनी से, डिजिटल लॉकर से 221 करोड़ डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, और ई संजीवनी से ये कह रहे हैं कि 14.2 करोड़ लोग मेडिसिन सेवा। ई संजीवनी मतलब कि आप घर पे बैठे, मान लो आप घर पे बैठे, आपको एक डॉक्टर का नंबर है, आपने कॉल किया, वीडियो कॉलिंग किया, आपने उसकी जो शॉट लगी हुई थी आपने वीडियो के माध्यम बताया, तो डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया कि भाई आपकी ये मेडिसिन पे और ये आप दवा लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा। तो ये ई संजीवनी से क्या है, मेडिसिन सेवाएं ली आपने, ऑनलाइन आपने ऐप माध्यम से या संजीवनी के माध्यम से आपने डिलीवरी किया, क्या दवाई मंगाई। आज मंगाते हैं ना अपना ब्लिंकिट से, है ना, अपना घर बैठे दवाई आ जाती है। ये क्या है, ये ई संजीवनी के माध्यम से उपलब्धि है कि मेडिसिन सेवाएं 14.2 करोड़ लोगों ने टेली मेडिसिन की सेवा ली। 1.13 लाख वेलनेस सेंटर, 775 जिलों में डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किए। अब आपको समझना है कि 1.13 लाख लोगों के लिए वेलनेस सेंटर है, 775 जिलों में डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किया है। तो आपको ये 4 मैंने उपलब्धियाँ बताई हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं। 46,000 स्टार्टअप, भारत का बना तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये आपको याद रखना है, भारत अभी तक तीसरा बड़ा स्टार्टअप है जो 46,000 स्टार्टअप की बात करता है। कोविन, ई रुपीआई, ONDC, ओपन नेटवर्क जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाला जो कॉमर्शियल पार्ट है उसकी भी बात करता है। ये कह रहा है कि ओपन नेटवर्क जो है जैसे प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाता है। किसके माध्यम से, कोविन, UPI और ONDC, ऑनलाइन आपका जो मार्केट है, व्यापार ट्रेड बढ़ावा देता है, उसकी बात कर रहा है। और ई रुपीआई ऑनलाइन पेमेंट, कोविन है, जैसे ये कह रहा है कि सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाए। पारदर्शी मतलब जवाब दे जाते हैं कि भाई मैंने आपको पेमेंट इतना भेजा, आपने झूठ बोला है। सरकारी कोई फीस जमा करानी होती है कॉलेज की, बोलता है भाई आपने पैसे इतने दिए, है ना, तो फिर घर पे ही पारदर्शी दे रहे, भाई पेमेंट बता कितना किया, वो ऑनलाइन रहता है, उसमें वो उसका सही बताता है। ऐसे मुँह जबान तो बोल सकते मैंने 5,000 दिए, लेकिन दिए तो 3,000 ही थे, कॉलेज की फीस तो 2,000 तो जेब में जमा किए। तो इसी संदर्भ में ये बात कर रहा है कि सरकारी सेवाओं को सरल और ट्रांसपेरेंसी बनाने की भूमिका का काम किया। नेक्स्ट चलते हैं कि 2.4 लाख पंचायत इंटरनेट कनेक्टिविटी और 4.8 लाख कॉमन सर्विस सेवा सेंटर। आपने देखा होगा जहाँ पे ई बैंकिंग जैसी सेवा है, कॉमन सर्विस सेंटर में, ई मित्र वाले सेवा में है, ये आपको फॉर्म भरते हैं, आपको पेमेंट देते हैं, आपको बड़े बैंक में लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर की बात करता है, आपकी कोई शिकायत होती है वो भी सुनता है ना। और 2.4 लाख पंचायत इंटरनेट कनेक्टिविटी जोड़ा गया। अगला है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा जैसे उभरते भारत में विश्व के नेतृत्व की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा का चैलेंज भी है ना। अंतिम उपलब्धि है डिजिटल इंडिया के सशक्त भारत, स्वाभिमान भारत की नींव की मजबूत किया। अगर इस तरह पर्सन आ जाए तो आपको ये उपलब्धियाँ लिखनी है। 10 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि, 140 करोड़ लोग नागरिकों को डिजिटल पहचान की, UPI से प्रतिदिन 14 करोड़ लेन देन हुआ, है ना, डिजिटल लॉकर के 221 करोड़ डॉक्यूमेंट जमा किए, ई संजीवनी में 14.2 करोड़ की टेली मेडिसिन सेवा दी है, 775 जिलों में डिजिटल हेल्थ मिशन है, 1.3 लाख वेलनेस सेंटर है, 46,000 स्टार्टअप, भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। कोविन, ई रुपीआई, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाता है। 2.4 लाख पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 4.8 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, है ना, AI, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा जैसे भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। तो आपको ये याद रखनी। अब आगे चलते हैं बेसिक। देखो बेसिक की बात की थी, 1 जुलाई 2015 की बात शुरुआत हुई थी, प्रारंभकर्ता भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय। सबसे बड़ा विजन क्या है, हर नागरिक को डिजिटल सशक्त बनाना। ये ऐसी थीम होती है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने में काम आती है। मूल उद्देश्य सरकारी सेवाओं, नागरिकों को दरवाजे तक डिजिटल के माध्यम, मतलब रमेश नाम के पास कोई इंटरनेट नहीं, सरकार से
लेकर उसके पास मोबाइल तक जानकारी पहुंचाई। तो ये क्या है? ये सरकारी सेवा को नागरिक के दरवाजे तक डिजिटल माध्यम पहुंचाया गया। इसका जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, सिद्धांत, ये क्या है? पावर टू एम्पावर है ना। तो ये बात की गई। उद्देश्य की बात की जाए, डिजिटल बुनियादी ढांचा का निर्माण, है ना। गवर्नेंस या सेवा को डिजिटल डिलीवरी को सुनिश्चित करना, नागरिकों को डिजिटल को सशक्तिकरण करना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट? डिजिटल बुनियादी ढांचा को निर्माण, गवर्नेंस सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, डिजिटल समावेशन विशेष ग्रामीण को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, आईटी आधारित नौकरियों को सर्जन करना। ये क्या है? ये उद्देश्य है। जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना, निर्माण करना है, गवर्नेंस सेवाओं को डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, डिजिटल समावेशन विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बढ़ावा देना। डिजिटल समावेशन में प्रत्येक लोगों को जोड़ना, है ना, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को सेवा से जोड़ना, ये होता है डिजिटल समावेशन। साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा संरक्षण। अब डेटा संरक्षण पर कई सवाल होता है। कल ही एक वो आया रिविजिटल जो एक्ट आया, उसमें सरकार आपके मोबाइल में ताक जा करेगी, हैं? तो ये गलत है ना। मोबाइल में बहुत सारी अपनी प्राइवेसी होती है, आपकी जिस जानकारी के लाना वो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप तो पूरा खंगालोगे। क्यों भाई? तो इस पर बड़ा विवाद चल रहा है अभी। साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, डिजिटल साक्षरता बढ़ावा देना, आईटी आधारित नौकरियों को सर्जन करना, ये उद्देश्य था। आगे चलते हैं। लक्ष्य मैन, लाइक ये जो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, लक्ष्य, उद्देश्य, ये बहुत कीवर्ड है, इसमें बातें याद नहीं आती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं इसलिए याद आती है। आपको सालों साल पढ़ते हैं ना, एग्जाम आते आपके समझ से क्लिक होना चाहिए कि अच्छा मैंने वहाँ उस समय टेलीग्राम पे या ऑनलाइन पे पढ़ा था। अब हर नागरिक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा होनी चाहिए। आप आज को 5G की आदत पड़ी हुई, जिनको आप 2G दे दो वो काम परेशान हो जाएगा, यार चल नहीं रहा है, क्योंकि आदत पड़ी हुई, अपने पैसे नहीं है, क्यों अपन 5G के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे स्लो होता है अपन आसपास देखते वाईफाई बंद तो नहीं हुआ या मोबाइल में डाटा नहीं आ रहा, भाग दौड़ करते हैं। क्यों? कि अपनी हाई स्पीड के साथ जोड़ लिया, अपन लो स्पीड के साथ नहीं जा पाते। तो ये लक्ष्य था। 100% डिजिटल साक्षरता, मैंने बोला ना, सभी लोगों को जोड़ना, सभी लोग बैंकिंग सेक्टर से अनुभव ले, सभी लोग योजना का लाभ मिले, है ना। तीसरा लक्ष्य था 2026 तक भारत में ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन को हब बढ़ाना, है ना। चौथा सरकारी नौकरी सेवा को मोबाइल आधारित डिलीवरी करना। भाई सरकारी सेवा को मोबाइल आधारित डिलीवरी को सेवा उपलब्ध कराना। डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन योगदान जीडीपी में है। तो ये आपको याद रखना, कौन कौन से, हर नागरिक तक हाई स्पीड नेट उपलब्ध करवाना, 100% डिजिटल साक्षरता, 2026 तक भारत को ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन हब बनाना, सभी सरकारी सेवाओं को मोबाइल आधारित डिलीवरी प्राप्त करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक योगदान जीडीपी में है। आगे चलते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, डिजिटल इंडिया मिशन जो शुरू हुआ उसका क्या फ़ायदा मिला? देखो, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पॉइंट में आप लोगों को लिखना है ना। नकारात्मक आप को लिख सकते हैं कि आज भी गाँव में, पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका में चले जाओ, है ना, वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही, इंटरनेट 2G का है। तो ये क्या है? नकारात्मक है। जम्मू कश्मीर में आज भी देख लो, इंटरनेट उतनी स्पीड से नहीं है जितना अपन मैदानी क्षेत्रों में है ना। नागरिक सशक्तिकरण, आधार, मोबाइल, बैंकिंग खाता, जैम, ट्रिनिटी जैसे आधुनिक नागरिकों को जोड़ना, तो ये प्रभाव पड़ा। 100% डिजिटल साक्षरता के योगदान में बढ़ावा मिला। गवर्नेंस में पारदर्शिता, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ई ऑफिस, आरटीएफ, भ्रष्टाचार में कमी जैसी देखने को मिला। तो ये क्या प्रभाव है भाई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आने से क्या हुआ, बीच में जो सब्सिडी के पैसे खाते थे वो ख़त्म हो गया। हाँ, मनरेगा पे पैसे आते थे, जब एक पंचायत पे कैंप लगता था वहाँ पैसे मिलते थे, वो हर एक महिला पे या एक मजदूर पे क्या 20-30 रुपये अपने जेब में लगता था। अब उनके डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, तो क्या है, डीबीटी के भाई ना फ़ायदा हुआ ना। गैस सिलेंडर पे देख लो आप, हैं, ई ऑफिस, आरटीपीएस, है ना, भ्रष्टाचार में कमी आई, सही बात भी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे ई टेलीमेडिसिन, संजीवनी का ऐप देख लो, हैं, शिक्षा का आप देख लो आजकल ऑनलाइन कितने, कृषि को ई नेम से देख लो आप, हैं, ई मंडी को जोड़ के कितना फ़ायदा हुआ किसानों को। वित्तीय समावेशन को आप देख लो, हैं, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं आपको, कहीं ले जाना नहीं होता है, किसी को करना होता है, ऑनलाइन यूपीआई जोड़ के आपने कर लिया। गांवों तक इंटरनेट की पहुंच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। कोविड टीकाकरण में सफल प्रबंधन, मान लो लॉकडाउन लगा
तो क्या हुआ, एक ऐप बनाया, ऐप के माध्यम से लोगों ने अपना बोला ऑनलाइन किया कभी, ताकि क्या हुआ कि 2 गज की जो दूरी का डिसिप्लिन था, रूल था, वो फॉलो हो गया। नहीं तो कहाँ से होता भगदड़ी में। भाई बोला कि आप ऑनलाइन ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, जब मान लो किसी का नाम आएगा उसके बाद मैसेज आएगा आपको आना है ना। ठीक वैसे ई नाम की मंडी से जोड़ दिया। अब किसानों को सबको ट्रैक्टर लेकर नहीं जाना होता है, आपके पास मैसेज आएगा 2 दिन पहले कि आपका धान कल बिक्री होगी या खरीद होगी, तो आप कल जाइए, है ना। तो ये सारा क्या है, प्रभाव पड़ा। तो आपको ये एग्जाम में लिखना। आगे चलते हैं। डिजिटल इंडिया की चैलेंजेस की बात की जाए तो डिवाइड मतलब ग्रामीण इंटरनेट तकनीकी सुविधा, मैंने बोला ना 2G 4G 5G की जैसे आज भी सुविधा गाँव में नहीं है। डिजिटल साक्षरता कमी है, जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको डिजिटल साक्षरता जोड़ के क्या फ़ायदा। भाई आज भी अपने गाँव में 90% जो पूर्व लोग बैठे हैं गाँव में आज भी, तो 10% उनमें से ऐसे लोग हैं उनको मोबाइल दिया हुआ है, लेकिन वो सुविधा का लाभ नहीं ले पाता कि उनको अनुभव नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, समझाया नहीं है, कैंप लगाया नहीं है। तो ये क्या है, डिजिटल साक्षरता कमी। आपने डॉक्यूमेंट में दिखा दिया कि 100% डिजिटल साक्षरता, लेकिन है नहीं ना धरातल पे। तो साइबर सुरक्षा खतरा की बातें की, लेकिन उसमें डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी आज भी कितनी घटना है। अभी आरबीआई ने खुद ने बोला है ये बात कि जब तक बैंक सुरक्षित नहीं है, जब तक साइबर सुरक्षा जैसे मजबूती कानून या मजबूती प्रावधान नहीं होगा। भाषाई अवरोध की बात की जाए तो क्षेत्रीय भाषा तक सीमित डिजिटल सामग्री है। अवसंरचना की बाधाएं क्या है, बिजली, नेटवर्क, उपकरणों को अनुपलब्धता की बात की जाए, प्रशासनिक समन्वय की कमी है, विभिन्न विभागों का तालमेल का अभाव है, निजी भागीदारी सीमित है, पीपीपी मॉडल के सुधार की आवश्यकता है। तो ये क्या है, ये सारी चैलेंज है। क्या है, चैलेंज है। अब आगे चलते हैं अपन। ये देखो प्रश्न है 10 नंबर का, एक 5 नंबर का, 2 5 नंबर के। आपको इस तरह लिखना है। डिजिटल इंडिया अभियान सेवा वितरण पारदर्शिता दक्षता को बढ़ावा दिया। जो डिजिटल असमानता, साइबर सुरक्षा, साक्षरता चुनौती अभी भी बरकरार है। इस कथन में आपको आलोचनात्मक समीक्षा करना की, आपको प्रैक्टिस के दे रहा हूँ, आपको लिखना है ईमानदारी से, है ना, क्योंकि मैंने आपको ऊपर टॉपिक सारे पढ़ा दिया है, फिर आपको उसको मिलाना है। डिजिटल इंडिया अभियान की प्रमुख चुनौतियाँ मैंने अभी लिखी बताई हैं। डिजिटल इंडिया उपलब्धि आपको शुरू में बता दी थी, है ना। तो अपना पूरा रिवीजन होगा। डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया के प्रभाव क्या है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य क्या है ना। तो ये अपन पूरा पढ़े। तो आपको इस तरह पढ़ना है ताकि कोई भी टॉपिक एग्जाम में आए। अब इससे एग्जाम में एग्जामिनर बाहर सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अपन पूरा बेसिक के साथ पढ़े। अब आगे चलते हैं कि मैंने कल शुरुआत की थी मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का, तो वापस रिवीजन करते हैं कि मार्केटिंग परिभाषा क्या बोलता है, विपणन की आधुनिक अवधारणा क्या है। ये कहता है कि मान लो कोई माध्यम उपभोक्ता की आवश्यकता को समझकर उसके अनुकूल उत्पाद सेवा को विकसित करते हैं और मूल्य निर्धारित करता है, उसे उचित स्थान पर उपलब्ध कराता है। तो ये क्या है, तो आपको कीवर्ड कौन कौन से याद रखना। एक तो कंज्यूमर के भाषा को समझना, दूसरा उसके अनुसार प्रोडक्ट या सर्विस सेवा उपलब्ध करवाना, तीसरा कीवर्ड कौन सा है, प्राइस, है ना। चौथा कौन सा है, उसी स्थान पर उपलब्ध करवाना जिसका मकसद है कि ग्राहक तक सेवा को उपलब्ध कराना। तो ये क्या है, ये आधुनिक अवधारणा के अंदर विपणन की परिभाषा है। अब आगे चलते हैं। कल आपको 4 विशेषता बोली थी, कौन सी। एक तो ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण होनी चाहिए, है ना। कल रिवीजन कीजिए। मैगी हेल्दी नूडल्स को बाजार में क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है ना। उसकी ग्राहक सेंटर केंद्रित जो समझ के बोला, है ना। आगे चलते हैं। दूसरी विशेषता दीर्घकालीन संबंध बनाया था, है ना। लॉन्ग टाइम बिजनेसमैन बिक्री के अनुसार होना चाहिए काम। जैसे रतन टाटा का एग्जाम्पल, LIC का ले लो, है। ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए थे, ऐसी वैल्यू बढ़ेगी, लोग भरोसा करता है। इंश्योरेंस बैंक की तुलना में आज भी गाँव में LIC पे भरोसा होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि का प्रबंधन है, सेवा के बाद सहायता, है ना। मार्केट रिसर्च, डाटा विश्लेषण आधारित निर्णय। तो आपको मैं डेली रिवीजन भी कल पढ़ाया, आज रिवीजन करवाया शॉर्ट में, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। आज जो पॉइंट है 4P है। क्या है 4P, ये है विपणन मिश्रण की बात कर रहा है। भाई ये क्या कह रहा है, तो अपन विपणन की बात की जाए तो एक तो होता है प्रोडक्ट, जो उत्पाद, क्या होता है, प्रोडक्ट और उत्पाद। दूसरा होता है प्राइस, जो मूल्य, है ना, कि ग्राहक को मार्केट बाजार में। अब रिद्धि सीधी सौदा पे कोई गोदाम, मान लो कोई शोरूम खोल रहा है कपड़ों का, किसका, रेमंड का, तो यहाँ चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट एरिया, यहाँ पे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आती है, इसलिए नहीं चल पाएगा। ये कहाँ चलेगा, वैशाली नगर चलेगा, मानसरोवर में चलेगा, क्यों, वहाँ व्यापारी लोग रहते हैं। तीसरा क्या होगा,
पैलेस उसी स्थान पे, है ना, चौथा प्रमोशन, है ना। तो ये क्या है, ये एक चार जो विपणन का मिश्रण है, इसी आधार पे मार्केट चलता है। अब पढ़ते हैं उत्पाद की बात करें। पहली प्रायोरिटी उत्पाद जो प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे पिछली इस बार कैप्टिक उत्पाद के बारे में 2 नंबर का प्रश्न बना, है ना। ठीक उसी तरह इन चारों में से कोई बता के आपको विपणन मिश्रण के संदर्भ में बोले कि मूल्य को समझाओ, तो आपको समझाना पड़ेगा। उत्पाद की बात की जाए तो वह वस्तु सेवा उपभोक्ता आवश्यकता को पूरी करता है, जैसे डिटॉल साबुन स्वास्थ्य सुरक्षा उदाहरण प्रदान करता है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, इस तरह मटेरियल कंटेंट मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं उत्पाद की गुणवत्ता की बात करूँ, मान लो उत्पाद बनाता हूँ, तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना। कौन कौन से, देखो आपको ये 4 पॉइंट, एक तो गुणवत्ता पे ध्यान दूंगा, एक विशेषता फीचर पे ध्यान दूंगा, हैं, एक क्या दूंगा मैं, एक ब्रांडिंग पैकेजिंग है, गारंटी। इनके आधार पे मैं पूरा उत्पाद को ध्यान में रखूँगा। तभी मेरा आईफोन, जैसे मान लो एग्जांपल आईफोन ले लो आप। अब आईफोन की विशेषता ये सबसे बड़ी है कि वो डिजाइन ब्रांड और टेक्निक के बारे में साइबर मुश्किल से उसको हैकर नहीं कर सकते, तो आज लोग उसको भरोसा करते हैं ना। तो ये क्या है, उत्पाद है। तो आपको ये याद रखना कौन कौन से उत्पाद की क्वालिटी, फीचर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गारंटी और वारंटी की बात करता है। आगे उदाहरण देखते हैं। दूसरा है प्राइस, यानी मूल्य। क्या है, मूल्य। मूल्य की बात की जाए कि उत्पाद की कीमत निर्धारण में लागत, लाभ, प्रतिस्पर्धा और ग्राहक की क्षमता को देखी जाती है। जैसे उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण क्या है, जियो का सस्ता डाटा प्लान मूल्य संवेदनशील बाजार में क्रांति है ना। तो ये क्या है, मूल्य। क्या है, मूल्य। अब आगे चलते हैं। स्थान की बात की जाए, मूल्य में देखो मूल्य निर्धारण आपने बता दिया, है ना, छूट, डिस्काउंट, भुगतान की शर्तें। उदाहरण मान लो फ्लिपकार्ट की बिग मिलियन डेज में प्रोडक्ट पर भारी छूट देना, बिग मिलियन पे भारी छूट देता है, उसको बोलते हैं प्राइस। अब ये पैलेस है, उत्पाद ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा, ये वितरण प्रणाली द्वारा तय करता है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट तेज दूरस्थ वितरण के लिए मजबूत लॉजिस्टिक की बात करता है ना। तो ये क्या है, पैलेस। मतलब मैंने बनाया, फिर मूल्य पे ध्यान दिया, फिर मैंने एक निश्चित जगह पे इसका डिलीवर किया और वहाँ से मैंने प्रमोशन किया ताकि ग्राहकों को अच्छा लगे। विज्ञापन के माध्यम से, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने प्रमोशन किया। तो ये क्या है, ये 4P का मिश्रण की बात करता है ना। तो 4P मिश्रण एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक ढांचा है। क्या है, एक रणनीतिक ढांचा है। उसको ढांचा में तय करता है कि वही उत्पाद, वही मूल्य, वही स्थान और वही प्रसार के साथ ग्राहक की बात करता है। तभी मार्केटिंग को फायदा होता है, लोगों को पहुंच बनाता है, लोगों को जोड़ने में कामयाब होते हैं। तो आपको इस तरह पढ़ना है, डेली बेसिस पे जुड़िए, पूरा सुनिए। आपको एग्जाम में प्री हो चाहे मेंस हो, आपको सबसे ज़्यादा फायदा में देखने को मिलेगा। मैं कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप इसको जुड़िए, फॉलो कीजिए, दोस्तों को जोड़िए और इस चैनल को थोड़ा और बड़ा कीजिए ताकि मुझे भी जोश आए और मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये आप मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड डिस्कशन के साथ।